बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम हदीस से स्टार्ट करेंगे। जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखता है, इसके गुज़िश्ता गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। अब हदीस के बाद हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हीमियोस्टेसिस इन ह्यूमन, कि ह्यूमन्स में किस तरह से हीमियोस्टेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। जैसे कि बाकी कम्प्लेक्स एनिमल होते हैं, उनकी तरह ह्यूमन बींग्स में भी जो हाईली डेवलप्ड सिस्टम है हीमियोस्टेसिस के लिए। अब यहाँ पे मेन ऑर्गन हम डिस्कस करेंगे जो कि हीमियोस्टेसिस के लिए काम कर रहे होते हैं। जैसे कि सबसे पहले है लंग्स। लंग्स का पहले भी आप पीछे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इनका क्या फंक्शन है। लंग्स क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम कौन से प्रोसेस में प्रोड्यूस हो रही होती है, रेस्पायरेशन में, उसको बॉडी से रिमूव करते हैं और बैलेंस में रखते हैं। उसके अलावा सेकंड वन जो है ऑर्गन वो है स्किन। स्किन का अब क्या काम है, स्किन जो है ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। उसके अलावा जो एक्सेस ज़्यादा वाटर और साल्ट होता है बॉडी को, उस बॉडी से उसको रिमूव करती है। उसके बाद थर्ड वन है किडनी। किडनी का क्या काम है, किडनी जो है ये जो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर होता है, साल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, उनको यूराइन की फॉर्म में बॉडी से रिमूव करती है। उसके बाद हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्किन को। लंग्स हम पीछे पहले पढ़ चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे स्किन को। स्किन क्या रोल है हीमियोस्टेसिस में, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्किन का इम्पॉर्टेंट फंक्शन अभी जैसे कि आपको बताया कि कौन से होते हैं, ये बॉडी टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करती है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट होते हैं बॉडी से उसको रिमूव करती है। उसके बाद जो हमारी स्किन है इसकी दो लेयर्स होती हैं, एक एपिडर्मिस और दूसरी डर्मिस। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर जो है, जो स्किन की आउटर मोस्ट लेयर है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर रही होती है। और इसके अलावा इसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होती। अब एपिडर्मिस की जो नीचे वाली लेयर है उसको डर्मिस कहते हैं। अब ये जो लेयर होती है यहाँ पे ब्लड वेसल्स, सेंसरी नर्व्स एंडिंग, स्वेट और ऑयल ग्लैंड, उसके अलावा हेयर एंड फैट सेल, ये सारा कुछ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, डर्मिस में। अब जैसे कि जो स्किन है वो बॉडी टेम्परेचर की रेगुलेशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं डर्मिस में जो कि बॉडी को इंसुलेट करते हैं। जब स्मॉल मसल्स जो कि हेयर की एंडिंग पे प्रेजेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो गूस बम्प क्रिएट होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स अटैच टू द हेयर फॉर्म गूस बम्प, इट क्रिएट इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर। ये गूस बम्प एक टर्म यूज़ हुई है, इसका असल में मतलब है रोंगटे खड़े हो जाना। आपने ये वर्ड सुना होगा। ये खौफ की वजह से या खुशी की वजह से अचानक ये जो बॉडी के ऊपर स्मॉल हेयर्स होते हैं ये एकदम से खड़े हो जाते हैं। ये कैसे होते हैं, इनके जो यहाँ पे स्मॉल मसल्स प्रेजेंट होते हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो एकदम से वो हेयर्स जो हैं वो खड़े हो जाते हैं और इस कंडीशन को गूस बम्प कंडीशन कहेंगे। अब ये तो हो गया पहला फंक्शन, रोल इन आइसोलेशन। सेकंड वन है रोल इन कूलिंग। अब स्किन जो है ये कूलिंग इफ़ेक्ट भी काज करती है। वो किस तरह से, जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा कि डर्मिस में स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। स्वेट ग्लैंड जो है ये स्वेटिंग करते हैं जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है वो भी रिमूव हो जाता है और उसके अलावा जो हीट होती है वो भी वाटर के साथ बॉडी से रिमूव हो जाती है। तो स्किन का रोल क्या हुआ, ये कूलिंग इफ़ेक्ट काज करती है, किसके थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड है वो रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे कि एक्सेसिव वाटर, साल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे भी स्वेटिंग के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। तो स्किन के मेन थ्री कौन कौन से फंक्शन हैं, रोल इन आइसोलेशन, सेकंड वन रोल इन कूलिंग। कूलिंग किस तरह से करती है, ये भी स्वेटिंग के थ्रू, क्योंकि स्वेट ग्लैंड जो है वो डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। फिर थर्ड वन कौन सा है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे वाटर, साल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, ये भी स्वेटिंग के ज़रिए बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है टॉपिक लंग्स। लंग्स की डिटेल वैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम बस इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि आपको पता है कहाँ पे कौन से प्रोसेस में प्रोड्यूस हो रही होती है,
रेस्पायरेशन के प्रोसेस में। हमारे बॉडी के हर सेल के अंदर रेस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है और उसमें गैस प्रोड्यूस हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से टिश्यू फ्लूइड में आती है और फिर वहाँ से ब्लड के अंदर। अब जो ब्लड है, ब्लड हमारी पूरी बॉडी से जो ब्लड है वो कलेक्ट होके कहाँ पे आ रहा होता है, हार्ट में। हार्ट से ये फिर लंग्स में जाता है। लंग्स में वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको बाहर की तरफ रिमूव कर दिया जाता है और वहाँ से फिर बाहर से इनहेल की जाती है जो एयर, उसके अंदर ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन वहाँ पे ब्लड के अंदर मिक्स होती है। उस ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, जो दोबारा से हार्ट में आता है और फिर पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया जाता है। तो ये लंग्स का फंक्शन है, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, और उसके अलावा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। ये लेक्चर नंबर 14 है। इसमें हम एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ह्यूमन का उसको डिस्कस करेंगे, क्या होता है। अब जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसको यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले पेयर ऑफ किडनी, यहाँ पे जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है, पेयर ऑफ किडनी। उसके अलावा पेयर ऑफ यूरेटर्स, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर, अब यूरेथ्रा। अब इसमें प्रोसेस हो किस तरह से रहा होता है ये तो हमने पढ़े कि ये डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो किडनी में प्रेजेंट होते हैं। अब जो किडनी है वो ब्लड से फ़िल्टर करती है वाटर को। वाटर के अलावा जो एक्स्ट्रा साल्ट वो सारे यूराइन की फॉर्म में किडनी से कहाँ पे आते हैं, यूरेटर के ज़रिए कैरी होते हैं। नेक्स्ट फिर वो यूरेटर के ज़रिए, पेयर ऑफ यूरेटर के ज़रिए, जैसे कि यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये 2 किडनी है, यहाँ पे ये यूरेटर के ज़रिए कहाँ पे आ रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर में आने के बाद यहाँ पे वो कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है और फिर टेम्परेरी उसके बाद नेक्स्ट वो यूरेथ्रा के ज़रिए बॉडी से रिमूव हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी का स्ट्रक्चर, सबसे पहले किडनी का कलर कौन सा होता है, तो किडनी जो है वो डार्क रेड कलर की बीन शेप लोबिये का बीज जो होता है आपने देखा होगा, उसकी तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, डार्क रेड कलर होता है। उसके अलावा इसकी लेंथ कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर, और ये कितनी वाइड होती है, 5 सेंटीमीटर, और उसके अलावा ये थिक कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर थिक होती है, और इसका वेट जो है वो 27 ग्राम्स होता है। अब नेक्स्ट इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, मतलब ये हमारी बॉडी में कौन सी जगह पे किडनी प्रेजेंट होती है, तो ये बिल्कुल कहाँ पे प्रेजेंट होती है, दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो डायाफ्राम, वन ऑन ईदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। मतलब बिल्कुल जो हमारी ये एब्डोमिनल कैविटी होती है इसकी बैक साइड पे कहाँ पे, ये जो वर्टिब्रल कॉलम हमारी रीढ़ की हड्डी, इसके दोनों साइडों पे किडनी प्रेजेंट होती है और बिल्कुल डायाफ्राम के नीचे। उसके बाद जो लास्ट 2 रिब्स होती हैं, रिब्स क्या होती हैं पीछे हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो पसलियों को रिब्स कहते हैं। अब जो लास्ट 2 रिब्स होती हैं वो प्रोटेक्ट कर रही होती हैं किडनी को, और उसके अलावा जो लेफ़्ट किडनी है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है राइट वन से, जैसे कि ये वाली थोड़ी सी ऊपर की तरफ है राइट से। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, स्ट्रक्चर में हमने यही पढ़ा कि इसका कलर कौन सा होता है, डार्क रेड कलर होता है। उसके अलावा इसकी शेप बीन शेप होती है और ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड, 4 सेंटीमीटर थिक होती है, और वेट इसका 27 ग्राम। और लोकेशन इसकी कहाँ पे है, ये हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी, पेट की जो कैविटी है इसके बिल्कुल पीछे रीढ़ की हड्डी की दोनों साइडों पे, बिल्कुल डायाफ्राम के नीचे प्रेजेंट होती है, और ये जो लास्ट 2 रिब्स हैं वो इसको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, और उसके अलावा जो लेफ़्ट किडनी है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है राइट वन से। अच्छा, नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे कि किडनी कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पे कंसिस्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट डिटेल से हम तब पढ़ते हैं। जो कनकेव साइड होती है, कनकेव और कन्वेक्स तो आप पढ़ चुके हैं, ये वाली जो सरफेस होती है ये कन्वेक्स होती है, ये वाली कनकेव। ये जो कनकेव साइड है ये वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है, मतलब यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम होगी और इधर भी किडनी और इस साइड पे भी किडनी। तो ये कनकेव साइड जो है ये वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है। यहाँ पे डिप्रेशन जो होगा, डिप्रेशन कहते हैं गड्ढे को, अब उसको क्या कहेंगे हम, हिल्स कहेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट, नियर द सेंटर ऑफ कनकेव एरिया ऑफ किडनी
यहाँ पे वही कि सेंटर एरिया जो है किडनी का, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हिलस प्रेजेंट होता है। उसके बाद इस एरिया से जो यूरेटर है वो किडनी के से बाहर की तरफ लीव कर रहे होते हैं, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। और उसके अलावा जो दूसरी ब्लड वेसल्स या लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो किडनी के अंदर इंटर हो रही होती हैं या लीव हो रही होती है। वो कहाँ से, यहाँ से हो रही होती हैं, हिलस से। उसके बाद नेक्स्ट आपकी बुक पे ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किडनी का शो किया गया है। इसमें बताया गया कि ये रीजन्स कौन से, कैसे किडनी को किस में पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो आउटर मोस्ट पार्ट है उसको क्या कहते हैं, रीनल कॉर्टेक्स। ये सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, आउटर पार्ट होता है किडनी का, और इसका कलर डार्क रेड कलर होता है। उसके बाद बिल्कुल ये कॉर्टेक्स के बाद वाला जो रीजन है इसको कहते हैं रीनल मेडुला। रीनल मेडुला, अब रीनल मेडुला के अंदर ये कोन शेप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको रीनल पायरामिड्स कहते हैं। क्या हमने पढ़ा, किडनी के सबसे पहले बाहर वाला जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं, रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स रेड कलर का होता है। उसके बाद जो इसके इनर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहेंगे, रीनल मेडुला। रीनल मेडुला में ये कोन शेप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको क्या कहते हैं हम, रीनल पायरामिड्स। अब जो रीनल पायरामिड्स हैं वो नेक्स्ट फर्दर ये फनल शेप कैविटी होती है उसके अंदर ओपन होंगे जिसको रीनल पेल्विस कहते हैं। ये बिल्कुल कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यूरेटर की बेस पे, इसको कहेंगे रीनल पेल्विस। मतलब यहाँ पे यूराइन की फॉर्मेशन असल में यहाँ पे हो रही होती है। रीनल पायरामिड्स के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन वो सारा जो यूराइन होगा वो यहाँ पे रीनल पेल्विस में आएगा और रीनल पेल्विस से फिर वो नेक्स्ट यूरेटर में आएगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन। जो किडनी का फंक्शनल यूनिट है उसको क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। अब 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है वो एक किडनी में प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। अब नेफ्रॉन का जैसे कि अभी हमने पढ़ा क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, और 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं एक किडनी में। आगे नेफ्रॉन के फर्दर 2 पार्ट्स हैं, कौन कौन से, रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। अब इनको फर्दर डिवाइड किया गया है। रीनल कॉर्पसल को फर्दर डिवाइड किया गया है ग्लोमेरुलस और बुमेन कैप्सूल में, और जो रीनल ट्यूब्यूल है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब में, लूप ऑफ हैनल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब और कलेक्टिंग डक्ट। इसका नेफ्रॉन की फर्दर हम डायाग्राम में आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आपके बुक के ऊपर ये डायाग्राम है। यहाँ पे ये रीनल पायरामिड के अंदर उन्होंने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। यहाँ पे ये वाला सबसे पहले हमने जो पार्ट पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है, रीनल कॉर्पसल। रीनल कॉर्पसल को फर्दर 2 में डिवाइड किया गया था, ग्लोमेरुलस और बुमेन कैप्सूल। ये जो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही हैं थफ्ट ऑफ वेन्स कह लें या कैपिलरीज, इसको क्या कहते हैं, रीनल ग्लोमेरुलस कहेंगे। और इसको ये कप शेप स्ट्रक्चर ने कवर किया हुआ है, इसको कहते हैं बुमेन कैप्सूल। और इस पूरे पार्ट को हम क्या कहेंगे, रीनल कॉर्पसल। अब सेकंड वाला जो पार्ट था वो था रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल ये बाकी जो जितना भी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है ये किस में आ जाएगा, रीनल ट्यूब्यूल में। सबसे पहले जो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब है। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है क्लोज टू द सेंट्रल बॉडी। तो प्रॉक्सिमल ये जो यहाँ पे ये ट्यूब नज़र आ रही है, यहाँ से इसको क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब। और प्रॉक्सिमल का मतलब है क्लोज टू द सेंट्रल बॉडी। यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, ये अभी लूप ऑफ हैनल। लूप ऑफ हैनल को फर्दर 2 लिम्स में डिवाइड किया गया है। डिसेंडिंग ये जो नीचे की तरफ आ रही है इसको डिसेंडिंग लिम्स कहेंगे, और जो ऊपर की तरफ जा रही है इसको असेंडिंग लिम्फ कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब। डिस्टल का मतलब अवे फ्रॉम सेंट्रल बॉडी। और यहाँ इसके बाद ये वाली जो डक्ट है इसको कलेक्टिंग डक्ट कहेंगे, इसमें फर्दर यूराइन आके कलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो थफ्ट ऑफ कैपिलरीज हो गए, यहाँ पे ब्लड इसके अंदर होगा। ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा साल्ट और वाटर है वो क्या होंगे, फिल्ट्रेट की फॉर्म में बुमेन कैप्सूल में आएंगे। बुमेन कैप्सूल से वो फिर फर्दर मूव करेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब में। फिर उसके बाद नेक्स्ट वो कहाँ पे ये मूव करते जाएंगे, डिसेंडिंग लिम्फ, उसके बाद असेंडिंग लिम्फ, और फिर डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब, और नेक्स्ट ये क्या होगी, कलेक्टिंग डक्ट। अब इस पूरे प्रोसेस में दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन भी होगी।
वाटर की भी, साल्ट की भी, वो हम नेक्स्ट फर्दर डिस्कस करते हैं। अभी हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा। द रीनल कॉर्पसल इज़ नॉट ट्यूबुलर एंड टू पार्ट्स, ग्लोमेरुलस एंड बुमेन कैप्सूल। ये भी हमने पढ़ा कि 2 पार्ट्स होते हैं। ग्लोमेरुलस इज़ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज वाइल बुमेन कैप्सूल इज़ कप शेप स्ट्रक्चर दैट इनक्लोज ग्लोमेरुलस। वही के जो कैपिलरीज का एक तरह से कह लें गुच्छा होता है, उसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। उसको किसने कवर किया होता है, कप शेप स्ट्रक्चर ने, बुमेन कैप्सूल में। उसके बाद सेकंड वन जो पार्ट था वो रिनल ट्यूब्यूल था। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन वेयर स्टार्ट आफ्टर बुमेन कैप्सूल। इट इज़ फर्स्ट पोर्शन इज़ कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब। प्रॉक्सिमल वही के जो क्लोज टू द सेंट्रल बॉडी, अभी आपको बताया कि नेक्स्ट पोर्शन जो है वो यू शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको लूप ऑफ हैनल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पोर्शन ऑफ रिनल ट्यूब्यूल इज़ डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब लास्ट पोर्शन डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब है। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। अब वो काफ़ी ज़्यादा जो नेफ्रॉन, अभी हमने पढ़े थे कि 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में, तो वो डिफरेंट जो नेफ्रॉन्स की कॉन्वोलेटेड ट्यूब हैं वो किसमें, सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होंगी। मैनी कलेक्टिंग डक्ट्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म सेवरल 100 पिपलरी डक्ट्स विच ड्रेन इनटू रिनल पेल्विस। अब वो काफ़ी ज़्यादा कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं वो कंबाइन होके ये पिपलरी डक्ट्स बनाएंगी जो कि फर्दर किस में ओपन होंगी, ये रिनल पेल्विस में। तो यहाँ पे रिनल पेल्विस के बाद फर्दर आपको पता है कौन सा स्ट्रक्चर आता है, यूरेटर। यूरेटर के ज़रिए फिर यूरिनरी ब्लैडर। फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है फंक्शनिंग ऑफ किडनी। अब किडनी का फंक्शन, जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि क्या होता है, यूराइन फॉर्मेशन। अब यूराइन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में हो रहा होता है, प्रेशर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये 3 स्टेप्स को अब फर्दर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप है प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब ब्लड किडनी के अंदर इंटर हो रहा होता है रिनल आर्टरी के ज़रिए। अब आर्टरी और रिनल आर्टरी जो है, आर्टरी जैसे कि आपको पता है आर्टरीज़ और वेन्स कौन सी होती हैं, आर्टरीज़ जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होती हैं। तो अब जो आर्टरी किडनी के अंदर इंटर हो रही है उसको रिनल आर्टरी कहेंगे। ये फर्दर आर्ट्रियूल में डिवाइड हो जाएगी। जो आर्ट्रियूल हैं वो फर्दर कहाँ पे, ग्लोमेरुलस में, कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज की फॉर्म में वहाँ पे डिवाइड हो जाएंगी। अब वो वहाँ पे जो ब्लड पीछे से आ रहा होता है वो बहुत हाई प्रेशर से आ रहा होता है। उसके अंदर जो वाटर, साल्ट, ग्लूकोज और यूरिया वगैरह होते हैं वो प्रेशर के साथ कैसे उसको ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के अंदर उसको प्रेशर के साथ फोर्स किया जाता है। उसके अंदर जो ये एक्स्ट्रा साल्ट वगैरह, वाटर, सारा कुछ फिल्ट्रेट की फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट उसको हम क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। अब वो कैपिलरीज से के बाद कौन सा पार्ट आ रहा था, बुमेन कैप्सूल, उसके अंदर वो फिल्ट्रेट आएगा प्रेशर के साथ, तो तब उसको हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहेंगे। ये था फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या हमने पढ़ा कि जो आर्टरी आ रही होती है किडनी के अंदर, रीनल आर्टरी, उसके अंदर जो ब्लड होता है वो फर्दर जो रीनल आर्टरी है वो आर्ट्रियूल में डिवाइड होगी, फिर वो फर्दर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, और जो वहाँ से प्रेशर के साथ ब्लड आ रहा होता है उसके अंदर जो साल्ट, वाटर, एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो प्रेशर के साथ वहाँ से किस में मूव करेगा, बुमेन कैप्सूल में, तब उसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब उसके बाद नेक्स्ट सेकंड स्टेप है सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। अब यहाँ पे रीएब्सॉर्प्शन किस तरह से हो रही होती है, रीएब्सॉर्प्शन जब यहाँ से वेस्ट मटेरियल यहाँ से मूव कर रहा होता है, यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, तो उससे पहले उसके अंदर साल्ट, वाटर या ग्लूकोज जो भी चीज़ है वो दोबारा से ब्लड के अंदर रीएब्सॉर्ब हो जाएगी। मतलब अगर उनकी दोबारा से ज़रूरत है या वो दोबारा से जब यहाँ से पास हो रहे होंगे तो यहाँ पे जो वेसल्स होंगी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स के पास, तो वो दोबारा से उसके अंदर ब्लड के अंदर दोबारा से रीएब्सॉर्ब हो जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब, यहाँ पे ये वाली जो ट्यूब है आपको पता है जो क्लोज टू सेंट्रल बॉडी है, यहाँ पे वाटर और ग्लूकोज की रीएब्सॉर्प्शन होगी, यहाँ पे वाटर और ग्लूकोज की रीअब्सॉर्प्शन होगी। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है लूप ऑफ हैनल, लूप ऑफ हैनल को फर्दर डिसेंडिंग लिम्फ और असेंडिंग लिम्फ में डिवाइड किया गया है। जो डिसेंडिंग लिम्फ है मतलब यहाँ से जब वो फिल्ट्रेट पास हो रहा होगा तो तब
वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होगी, जबकि जो असेंडिंग लिम्फ है ये ऊपर की तरफ, जब वो फिल्ट्रेट यहाँ से पास होगा तो उसके अंदर जो साल्ट हैं वो रीएब्जॉर्ब होंगे। उसके बाद लास्ट पे जो पार्ट है वो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। वैसे ये रीअब्जॉर्प्शन जो है वो 3 प्रोसेसेस के ज़रिए हो रही होती है, वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऑस्मोसिस कौन सा प्रोसेस था? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। और डिफ्यूजन क्या था? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? इसमें एटीपी भी यूज़ होती है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन विद द यूज़ ऑफ एटीपी। तो ये तीनों प्रोसेस के ज़रिए यहाँ पे सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो रही होती है। तो अभी हमने ये पढ़ा कि जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है उसमें वाटर और ग्लूकोज की रीएब्जॉर्प्शन होगी। जो सेकंड पार्ट था लूप ऑफ हैनल, उसमें डिसेंडिंग लिम्फ में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी। और जो यहाँ पे असेंडिंग लिम्फ है इसमें किसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी? साल्ट की। और लास्ट पार्ट जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है उसमें वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी। उसके बाद थर्ड स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है कि जो डिफरेंट आयंस होते हैं, उसके अलावा क्रिएटिनिन, यूरिया, ये सारे जब यहाँ से वो फिल्ट्रेट पास हो रहा होता है रिनल ट्यूब्यूल से, तो वो इसके अंदर सिक्रीट किए जाते हैं ताकि जो ब्लड की पीएच है वो मेंटेन रहे। नॉर्मल पीएच 7.35 टू 7.45। तो ब्लड की पीएच को मेंटेन करने के लिए वो डिफरेंट तरह के आयंस, क्रिएटिनिन और यूरिया जो है वो यहाँ से रिनल ट्यूब्यूल से यहाँ पे इसके अंदर फिल्ट्रेट के अंदर एक्सक्रीट किए जा रहे होते हैं, सिक्रीट किए जा रहे होते हैं। अब ये डायग्राम भी जैसे आपके यहाँ पे दिखाई गई हुई है कि रीअब्जॉर्प्शन किस तरह से हो रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट ये सारे स्टेप्स होने के बाद जो फिल्ट्रेट बचेगा ट्यूब्यूल के अंदर उसको हम क्या कहेंगे? यूराइन कहेंगे। अब वो जो यूराइन है वो कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होगा और कलेक्टिंग डक्ट से वो कहाँ पे जाएगा? रीनल पेल्विस में। उसके बाद नेक्स्ट जो है नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूराइन, के जो यूराइन की नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन है वो कितनी होती है? उसके अंदर जो वाटर है वो 95% होता है। उसके बाद यूरिया जो है वो 9.3 ग्राम पर लीटर। उसके बाद क्लोराइड आयन जो है वो 1.87 ग्राम पर लीटर। सोडियम आयन जो है वो 1.17 ग्राम पर लीटर। फिर पोटाशियम आयन जो है वो 0.750 ग्राम पर लीटर। और दूसरे जो आयन्स और कंपाउंड हैं उनकी अमाउंट जो है वो चेंज होती रहती है, वेरिएबल है।